नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे नागार्जुन की कविता सिंदूर तिलकित भाल। देखिए, नागार्जुन जी घुमंतु प्रवृत्ति के थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का इनका काफ़ी अनुभव रहा और काफ़ी शौक भी था इन्हें। ऐसे में जब अपने ये प्रदेश से दूर थे, उस दौरान इन्हें अपने प्रदेश, अपने गांव के जो परिजन हैं, जो लोग हैं, उनकी याद आती है। तो ऐसे में उनकी याद को इस कविता में संकलित किया है, संजोया है। और ये केवल एक नागार्जुन के भाव ही नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रवासी व्यक्ति के भाव हो सकते हैं। इन्हीं भावों को अभिव्यक्त किया है इस कविता के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल। यहाँ पर कवि की परिस्थितियाँ कौन सी है? जो प्रवास की परिस्थितियाँ हैं, प्रवास यानी प्रवास जाने की जो परिस्थितियाँ हैं, उनकी ओर संकेत कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पर जो प्रवास में परिस्थितियाँ मिली हैं, निर्जन, निर्जन क्या है? जन से रहित। जो ये मानते हैं कि उनके आसपास ऐसे लगता है कोई अपना प्रियजन नहीं है, कोई उनके आसपास नहीं है, और ऐसी परिस्थितियों ने उन्हें कहाँ डाल दिया है? इस प्रवास में पहुँचा दिया है। यानी ये क्या कहना चाहते हैं कि चारों तरफ जब ये देखते हैं तो ऐसे लगता है कि परिस्थितियों ने उन्हें लाकर घोर निर्जन में डाल दिया है। यानी वो यहाँ पर प्रवास में क्यों गए? परिस्थितियों के कारण गए। और ये परिस्थितियाँ कैसी है? जैसे उनके आसपास कोई जन नहीं है, ये जन से रहित जैसे वातावरण है, ऐसा उन्हें अनुभव होता है, याद आता है। और ऐसे में उन्हें क्या याद आता है? तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तुम्हारा किसका? अपनी पत्नी का। जो सिंदूर लगा हुआ जो उनका माथा है, वो उनको याद आता है। माथे पर लगा हुआ सिंदूर उन्हें याद आता है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज? यहाँ प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, अर्थात प्रश्नालंकार है। कौन है वह व्यक्ति? वह व्यक्ति कौन है जिसे समाज की आवश्यकता नहीं पड़ती? जो समाज में रहना नहीं चाहता, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज? काज यानी काम। कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे दूसरे व्यक्ति से कोई काम कभी नहीं पड़ता? चाहिए किसको नहीं सहयोग। कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है? चाहिए किसको नहीं सहवास। सह यानी साथ रहना, वास यानी रहना, सह यानी साथ। कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है? कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये चाहेगा कि वो जो सांसें ले रहा है वो शून्य से टकराकर वापस उसी के पास लौट आए। यानी चारों तरफ इतना वीराना हो कि खुद की ली हुई सांस खुद को ही सुनाई दे। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसे वीराने में रहना चाहेगा? तो यहाँ पर कवि ने एक तो अपनी परिस्थितियों का चित्रण किया है, दूसरी अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताया। और वो मानते हैं कि समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अकेले रहकर अपना जीवन जी सकता है। उसे समाज की, सहयोग की, साथ की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, और ऐसा वो चाहता है कि उसे किसी का साथ मिले। ऐसा समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। आगे कहते हैं, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। पाषाण यानी पत्थर। कि इस प्रवास के दौरान मैं पत्थर नहीं बन गया हूँ, कि मेरे जो भाव हैं वो समाप्त नहीं हो गए हैं, जैसे कि पत्थर के हो जाते हैं। जिसको डाल दे कोई कहीं भी। पत्थर क्या होता है? भावों से रहित है, प्राणों से रहित है, उसको कोई कहीं भी डाल देता है। लेकिन खुद के लिए कहते हैं कि मैं पत्थर नहीं हो गया हूँ। करेगा वह कभी कुछ न विरोध। कि ऐसा पत्थर जिसको कहीं पर भी डाल दो वो विरोध नहीं करेगा, ऐसे भाव मुझ में अभी नहीं आए हैं। यानी मैं उस पत्थर के समान नहीं हूँ जिसे कहीं भी डाल दो और वो उसका विरोध प्रकट नहीं करेगा। करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध, और ना ही वो किसी प्रकार का अनुरोध करेगा, निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा। वेदना ही नहीं उसके पास, कि उसके पास कोई वेदना नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? पाषाण की। यहाँ पर पाषाण यानी पत्थर की बात कर रहे हैं कवि। उठेगा फिर कहाँ से निश्वास, और अगर पत्थर हुआ तो निश्वास यानी उसके बाद पीड़ा भरी जो सांसें होती है या आह भरा जो श्वास है वो कहाँ से उत्पन्न होगा। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष, विषाद, चिंता, क्रोध। अर्थात
पत्थर के साथ स्वयं को तुलना करते हुए कहते हैं कि मैं उस पत्थर के समान नहीं हूँ जिसमें कोई प्राण नहीं है और जो परिस्थितियों का विरोध नहीं कर सकता। मैं एक साधारण सा सचेतन जंतु हूँ। सचेतन यानी चेतना से युक्त, जंतु प्राणी नहीं, यानी मैं एक साधारण सा चेतना युक्त जंतु नहीं हूँ जिसके पास ना हाँ ना किंतु और परंतु। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर किसके पास? कवि के हृदय में हर्ष है, खुशी है, दुख है, चिंता है और क्रोध भी है। तो यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि एक तो पाषाण के साथ अपनी तुलना करते हैं कि मैं पाषाण नहीं, मैं पत्थर नहीं जिसमें भाव नहीं है। दूसरा, और ना ही मैं कोई साधारण प्राणी हूँ, चेतना युक्त जंतु हूँ जिसके पास हाँ किंतु परंतु कुछ भी नहीं है, अर्थात जिसके पास ना तो सोचने की समझ है, ना शक्ति है, जिसके पास ना तर्क वितर्क है और ना ही किंतु परंतु जैसे प्रश्न उसके मन में उठते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर यानी कवि के हृदय में सारी ही भावनाएं हैं। उसे खुशी भी होती है, उसे दुख भी होता है, उसे चिंता भी होती है और उसे क्रोध भी आता है। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, इन पंक्तियों को यहाँ है सुख दुख का अवबोध, इनके साथ जोड़ें कि यहाँ पर हर्ष भी है, यहाँ पर किस पर? कवि के मन में खुशी भी है, दुख भी है, चिंता भी है, क्रोध भी है और सुख दुख का अवबोध भी है, यानी सुख और दुख का ज्ञान भी मुझे होता है। क्यों? क्योंकि मैं ना तो पत्थर हूँ और ना ही कोई चेतना से युक्त छोटा सा जंतु। मैं एक भावों से प्रधान व्यक्ति हूँ जिसके मन में सभी प्रकार के भाव विराजमान है। यहाँ है प्रत्यक्ष ओ अनुमान, कि यहाँ पर मैंने जो प्रत्यक्ष देखा और अनुमान लगाया, दोनों के अनुभव हैं। यहाँ स्मृति और विस्मृति सभी के स्थान, कि यहाँ पर स्मृति यानी यादें, और जिन यादों को हम भूल जाते हैं वो सभी बातों के लिए मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में स्थान है। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, कि मैं पत्थर नहीं बन गया हूँ, इसीलिए तुम याद आती हो। कौन याद आती हैं? उनकी जो प्राणेश्वरी हैं, जो उनकी पत्नी है, वो उन्हें यहाँ याद आती है। तुम किसके लिए कहा है? अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं कि मैं पत्थर नहीं बन गया हूँ, सभी प्रकार के जो मानवीय भाव हैं वो मुझ में अभी भी विराजमान है, इसीलिए मुझे तुम याद आती हो। याद आते सवजन, की पत्नी के साथ साथ मुझे अपने परिवार के जो लोग हैं वो भी याद आते हैं, जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आँखें, कि उनकी स्नेह से भीगी हुई अमृत में यानी आंसुओं से, जो आँखों के से बहने वाला आंसू है उसे अमृत में, अमृत के समान जिस प्रेम से उनकी आँखें आंसुओं से भीगी हैं वो भी मुझे याद आती है, जो मेरे स्मृति विहंगम, स्मृति रूपी पक्षी को कभी थकने न देंगी पांखें, कि मेरे याद रूपी, जो याद करने वाला स्मृति रूपी जो पक्षी है उसको कभी थकने नहीं देती। अर्थात जो उनकी आँखें हैं वो हमेशा उस याद को बनाए रखती हैं। उनकी भीगी हुई आंसुओं से भीगी हुई जो आँखें हैं वो हमेशा उनकी याद को ताज़ा किए रखती हैं। अर्थात स्मृति रूपी जो पक्षी है वो कभी थकता नहीं है, उनकी याद कभी समाप्त नहीं होती। रूपक अलंकार है। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, कि मेरा जो तरौनी नामक गांव है वो मुझे याद आता है। याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान। अपने आसपास की प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए कहते हैं कि मुझे लीचियों के और आम के वो पेड़ और वो बाग याद आते हैं। मिथिला प्रदेश का सुंदर जिसमें मन रमता है वो भू क्षेत्र, वो भूभाग भी मुझे याद आता है। और याद आते मुझे धान के लहलाते हुए खेत, वो भी मुझे याद आते हैं। याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान, वहाँ पर उगने वाले जो उनके तालाबों में कमल और कुमुदनी के फूल और तालाबों में उगने वाले जो ताल मखान है वो भी उसे बहुत याद आते हैं। याद आते शस्य श्यामल, जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वो नाम। शस्य श्यामल यानी हरे भरे जो उनके जनपद हैं, जो प्रदेश हैं,
उनके नाम भी याद आते हैं। और वो नाम कैसे हैं? जो उनके रूप गुणों के अनुसार उन प्रदेशों के नाम रखे गए हैं, वो क्षेत्र, वो प्रदेश, वो जनपद भी उन्हें याद आते हैं। याद आते वेणुवन के नीलिमा के निलय अति अभिराम, याद आते हैं। वेणुवन क्या होता है? बांस का जंगल। वेणु यानी बांस, वन कि जिससे वेणु बनाई जाती है। वेणु यानी बांसुरी, किससे बनती है? बांस से। कि मुझे वो वेणु बांस, वो बांस के जंगल याद आते हैं, जिनसे क्या बनता है? निलय, घर, जो कैसे हैं? अभिराम, अति सुंदर हैं। कि नीलिमा लिए हुए वो घर अति अभिराम, आँखों को सुंदर दिखाई देते हैं, वो भी मुझे याद आते हैं। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे पर्यंक। पर्यंक यानी पलंग, पलंग जिस पर सोया जाता है। कि धन्य है वो मृदुलतम क्या है? कोमल से भी ज़्यादा कोमल, यानी वो क्षेत्र, वो प्रदेश जो कोमल से भी ज़्यादा कोमल है, वो मुझे याद आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए पलंग के समान थे, मेरे लिए पलंग बने थे। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल ओ कंद मूल, अनेक विद मधुमास, विपुल उनका ऋण सदा सकता न मैं दशमास। ये यहाँ पर क्या कहते हैं? कि धन्य है वो कोमल से भी कोमल जो उनके गोद है, अंक यानी गोद, धन्य है मेरे लिए क्योंकि वो मेरे लिए पलंग बने थे। उस प्रदेश की जो कोमलता है मेरे लिए गोद बन गई थी, जिसमें मैंने पलंग जैसा अनुभव किया था। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, कि धन्य है वे प्रदेश जिनकी उपज क्या है? अन्न पानी जहाँ से उत्पन्न होता है, जहाँ से साग भाजी यानी सब्जियाँ जहाँ से उत्पन्न होती हैं, तरह तरह के फल फूल मिलते हैं, कंदमूल फल मिलते हैं। कंदमूल कौन से हैं? जो जंगल में, जिनको खाकर बड़े हुए हैं, वो जो कंदमूल देने वाले जो प्रदेश हैं वो धन्य है। वहाँ पर अनेक विद यानी विविध प्रकार के मधुमांस, मधु अर्थात शहद, मांस यानी जो भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये कहते हैं कि वहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला, वहाँ से अन्न पानी प्राप्त किया, साग भाजी, साग सब्जियाँ, फल फूल, कंदमूल, अनेक प्रकार से जो शहद, मीठा शहद, मिठास प्राप्त की, मांस प्राप्त किया। उनका ऋण विपुल है। विपुल जो अत्यधिक हो, बहुत ज़्यादा उनका मुझ पर ऋण है। सधा सकता न मैं, कि मैं सधा नहीं सकता, उतार नहीं सकता उसका दश मांस यानी 10वां हिस्सा। किसका? उस ऋण का, जो उस प्रदेश का मुझ पर ऋण है, उसका मैं 10वां भाग भी लौटा नहीं सकता। 10वां भाग यानी बहुत थोड़ा सा भी मैं वापस नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा ऋण है कि अगर मैं वापस करना चाहूँ, उस प्रदेश को कुछ लौटाना चाहूँ, तो मैं उसका एक छोटा सा अंश भी नहीं लौटा सकता। क्यों? क्योंकि उस प्रदेश ने, उस क्षेत्र विशेष ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, कि आज मैं यदि उनसे किनसे? अपने प्रियजनों से, सबजनों से आज मैं दूर हो गया हूँ। हृदय से पर आ रही आवाज़, और मेरे हृदय से एक ही वाणी उत्पन्न हो रही है। धन्य वे जन वही धन्य समाज, कि वो जन धन्य है, वो समाज धन्य है जिसमें मैंने जन्म लिया, मैं पला बड़ा हुआ। यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ कहाँ? परवासी क्षेत्र में भी, जहाँ वो दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ भी मैं असहाय नहीं हूँ। यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, कि यहाँ भी मेरे आसपास व्यक्ति भी हैं और समुदाय भी हैं, यानी समाज भी है। किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय, कि मैं अगर यहाँ जीवन भर भी रह जाऊं तो भी मैं यहाँ पर प्रवासी ही कहलाऊंगा। प्रवासी यानी दूसरे प्रदेश से आया हुआ वासी, कि मैं अगर यहाँ पर रहूं तब भी मैं प्रवासी ही कहलाऊंगा। अर्थात जिस समाज में मैं रह रहा हूँ, मैं उस समुदाय का अंग या हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। ये मार्मिक पीड़ा उनके हृदय में उत्पन्न होती है। उन्हें अपने एकांतवास के समय अपने सज्जनों की याद आती है, और इसके साथ साथ इस अनजाने क्षेत्र में वो अपने आप को प्रवासी और अकेला मानकर दुखी होते हैं। मरूंगा तो चिता पर तो फूल देंगे डाल, और मैं यहाँ प्रवासी जीवन बिताते बिताते मर भी गया
तो मेरी चिता पर 2 फूल डाल देंगे, अर्थात यहाँ पर भी लोग मुझे सांत्वना देने के लिए आ जाएंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध, बिना किसी बाधा के समय अपनी चाल से चलता ही जाएगा। सुनोगी तुम तो उठेगी हूक, और जब कुछ समय बाद तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुनाई देगा, या तुम मेरी मृत्यु का समाचार सुनोगी, तो तुम्हारे हृदय में एक हूक उत्पन्न होगी, एक पीड़ा उठेगी। मैं रहूँगा सामने पर मूक, और उसके पश्चात किसके मेरी मृत्यु के पश्चात मैं तुम्हारे सामने रहूँगा तस्वीर के रूप में, लेकिन मूक, चुप, वाणी से रहित। संध्या नभ में पश्चिमांत समान, संध्या नभ सांझ के समय में आकाश में पश्चिम दिशा के अंत के समान। लालिमा का जब करुण आख्यान, आख्यान यानी गाथा, लालिमा सूरज के डूबने पर ऐसे लगता है कि लालिमा करुणा का बखान कर रही है, तब वो क्या कहते हैं, कब, सांझ के समय, संध्या के नभ में सांझ के समय, पश्चिमांत पश्चिम दिशा में, अंत के समय, किसका अंत, सूर्य के अंत के समय, जब लालिमा अपनी करुणा का बखान करती है, आख्यान कहती है, सुना करता हूँ सुमुखी सुंदर मुख वाली उस काल, सुना करता हूँ उस समय, किस समय, जब पश्चिम दिशा में सूरज डूब रहा होता है और लालिमा अपना करुणा का बखान गा रही होती है, उस अंत का बखान कर रही होती है, तब सुनता हूँ और याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। और ऐसे में हे सुंदर मुख वाली प्रिया, मुझे तुम्हारा सिंदूर का तिलक लगा हुआ जो मस्तक है, जो माथा है, मुझे याद आ जाता है। तो यहाँ पर कवि ने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है, और अपने प्रवासी जीवन के दौरान वो किस प्रकार अपने स्वजनों को याद करते हैं, उन भावों को बहुत ही मार्मिक तरीके से स्पष्ट किया है कि प्रवासी जीवन जीते जीते अगर हमारी वहाँ पर मृत्यु भी हो जाती है, तब भी हमारे ऊपर संवेदना व्यक्त करने के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन वो प्रेम, वो पीड़ा जो वो अनुभव कर रहे हैं, वो दुख सुख बांटने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं है। ऐसे समय में उसे अपने स्वजन, अपनी प्रिया, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी की उसे याद आती है, और वो अपने मन के भावों को यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये केवल एक व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए भाव नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्रवासी के हृदय के भाव हैं, जो नागार्जुन जी अनुभव कर रहे हैं अपने प्रवासी जीवन में। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कविता में आपके जो संशय थे, जो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले वीडियो में कुछ एक पंक्तियाँ शायद आपको लगता है कि कहीं छूट गई थी, तो मैंने दोबारा ये वीडियो बनाई है, और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो पूर्ण अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।